जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं साथियों आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम अच्छे तरीके से चल रही होगी। साथियों आज का जो टॉपिक होने वाला है वो झारखंड पुलिस कांस्टेबल 2024 में जो हिंदी का पेपर नंबर 1 होता है साथियों, जिसको सिर्फ आपको पास मात्र करना होता है, उसी पेपर 1 की जो 2 पुस्तकों से प्रश्न पूछा जाता है, कृतिका भाग 2 एक क्षितिज भाग 2। तो साथियों ये है कृतिका भाग 2 की एक कहानी है जॉर्ज पंचम की नाक, जो कि कमलेश्वर द्वारा लिखी गई है। ठीक है, तो आइए कहानी को पढ़ते हैं, उसके बाद पूछे गए कुछ प्रश्नों के उत्तर आपको देने होंगे। तो कहानी को जब अच्छे से आप पढ़ेंगे तो आसानी से प्रश्न को हल कर पाएंगे। ठीक है, तो साथियों वीडियो को पूरा देखिएगा और लास्ट में बताइएगा कि आप कितने प्रश्न कर पा रहे हैं ईमानदारी से। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना देरी किए हुए। साथियों पहले शब्द संपदा के बारे में जान लेते हैं कि वैशाखता माने क्या होता है। स्वाभाविक रूप से होता है। नाजनीनो माने क्या होता है, कोमलांगी होता है। लाटो माने होता है खंभा या मूर्ति। खैरख्वाहो माने होता है भलाई चाहने वाला। ठीक है, तो ऐसे कुछ शब्द मिलेंगे साथियों जो आपको कठिनाई होगी कि इसका मतलब क्या होता है। दारोमदार माने होता है किसी कार्य के होने या न होने की पूरी जिम्मेदारी या फिर कार्यभार कह सकते हैं। अचकचाया माने होता है चौंक उठना या भौचक्का होना होता है। ठीक है साथियों, तो कुछ नए वर्ड्स आपको मिलेंगे। तो साथियों कहानी को स्टार्ट करते हैं आप, और कहानी को अच्छे से पढ़िएगा। जॉर्ज पंचम की नाक कहानी का नाम है और इसको लिखने वाले हैं कमलेश्वर जी। तो आइए कहानी को पढ़ते हैं। यह बात उस समय की है जब इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय में अपने पति के हिंदुस्तान पधारने वाली थी। अखबारों में उनकी चर्चा हो रही थी। रोज लंदन की अखबारों से खबरें आ रही थी कि शाही दौरे के लिए कैसी कैसी तैयारियां हो रही हैं। रानी एलिजाबेथ का दर्जी परेशान था कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर रानी कब क्या पहनेंगी। उनका सेक्रेटरी और शायद जासूस भी उनके पहले ही इस महाद्वीप का तूफानी दौरा करने वाला था। आखिर कोई मजाक तो था नहीं। जमाना चूंकि नया था, फौज फाटे के साथ निकलने के दिन बीत चुके थे, इसलिए फोटोग्राफरों की फौज तैयार हो रही थी। इंग्लैंड के अखबारों की कतरने हिंदुस्तानी अखबारों में दूसरे दिन चिपकी नजर आती थी कि रानी ने एक ऐसा हल्के नीले रंग का सूट बनवाया है जिसका रेशमी कपड़ा हिंदुस्तान से मंगाया गया है, कि करीब 400 पाउंड खर्चा उस सूट पर आया है। रानी एलिजाबेथ की जन्म पत्री भी छपी, प्रिंस फिलिप के कारनामे छपे, और तो और उनके नौकरों, बावर्चियों, खानसामों, अंगरक्षकों की पूरी जीवनियों देखने में आई। शाही महल में रहने और पलने वाले कुत्तों तक की तस्वीरें अखबारों में छप गई। बड़ी धूम थी, बड़ा शोर शराबा था। शंख इंग्लैंड में बज रहा था, गूंज हिंदुस्तान में आ रही थी। ठीक है, इन अखबारों से हिंदुस्तान में सनसनी फैल रही थी। राजधानी में तहलका मचा हुआ था। जो रानी 5,000 रुपये का रेशमी सूट पहनकर पालन के हवाई अड्डे पर उतरेगी, उसके लिए कुछ तो होना ही चाहिए। कुछ क्या, बहुत कुछ होना चाहिए। जिसके बावर्ची पहले महायुद्ध में जान हथेली पर लेकर लड़ चुके हैं, उसकी शान शौकत के क्या कहने। और वही रानी दिल्ली आ रही है। नई दिल्ली में अपनी तरफ देखा और विशाखा मुंह से निकल गया। वह आए हमारे घर, खुदा की रहमत, कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं। और देखते देखते नई दिल्ली का काया पलट होने लगा। और करिश्मा तो यह था कि किसी ने किसी से नहीं कहा, किसी ने किसी को नहीं देखा, पर सड़कें जवान हो गई, बुढ़ापे की धूल साफ हो गई, इमारतों ने नाजनीनों की तरह श्रृंगार किया। लेकिन एक बड़ी मुश्किल पेश थी, वह थी जॉर्ज पंचम की नाक। नई दिल्ली में सब कुछ था, सब कुछ होता जा रहा था, सब कुछ हो जाने की उम्मीद थी, पर जॉर्ज पंचम की नाक बड़ी मुसीबत थी। नई दिल्ली में सब था, सिर्फ नाक नहीं थी। इस नाक की भी एक लंबी दास्तान है। इस नाक के लिए बड़े तहलके मचे थे। किसी वक्त आंदोलन हुए थे, राजनीतिक पार्टियों ने प्रस्ताव पास किए थे, चंदा जमा किया था, कुछ नेताओं ने भाषण भी दिए थे, गर्मा गर्म बहसें भी हुई थी, अखबारों के पन्ने रंग गए थे। बहस इस बात पर थी कि जॉर्ज पंचम की नाक रहने दी जाए या हटा दी जाए। और जैसा कि हर राजनीतिक आंदोलन में होता है, कुछ पक्ष में थे, कुछ विपक्ष में, और ज़्यादातर लोग खामोश थे। खामोश रहने वालों की ताकत दोनों तरफ थी। यह आंदोलन चल रहा था। जॉर्ज पंचम की नाक के लिए हथियार बंद पहरेदार तैनात कर दिए गए थे। क्या मजाल कि कोई उनकी नाक तक पहुंच जाए। हिंदुस्तान में जगह जगह ऐसी नाकें खड़ी थी, और जिन तक लोगों के हाथ पहुंच गए उन्हें शानो शौकत के साथ उतार कर अजायब घरों में
पहुंचा दिया गया। कहीं कहीं तो शाही लाटों की नाकों के लिए गुरिल्ला युद्ध होता रहा। उसी जमाने में यह हादसा हुआ। इंडिया गेट के सामने वाली जॉर्ज पंचम की लाट की नाक एकाएक गायब हो गई। हथियारबंद पहरेदार अपनी जगह तैनात रहे। गश्त लगती रही और लाट की नाक चली गई। रानी आए और नाक न हो। एकाएक परेशानी बढ़ी। बड़ी सरगर्मी शुरू हुई। देश के खैरख्वाहों की एक मीटिंग बुलाई गई और मसला पेश किया गया कि क्या किया जाए। वहाँ सभी सहमत थे कि अगर यह नाक नहीं है तो हमारी भी नाक नहीं रह जाएगी। उच्च स्तर पर मशवरे हुए, दिमाग खरोंचे गए और यह तय किया गया कि हर हालत में इस नाक का होना बहुत जरूरी है। यह तय होते ही एक मूर्तिकार को हुक्म दिया गया कि वह फौरन दिल्ली में हाजिर हो। मूर्तिकार यूं तो कलाकार था पर जरा पैसे से लाचार था। आते ही उसने हुक्कामों के चेहरे देखे। अजीब परेशानी थी उन चेहरों पर। कुछ लटके, कुछ उदास और कुछ बदहवास थे। उनकी हालत देखकर लाचार कलाकार की आंखों में आंसू आ गए। तभी एक आवाज सुनाई दी, मूर्तिकार, जॉर्ज पंचम की नाक लगानी है। मूर्तिकार ने सुना और जवाब दिया, नाक लग जाएगी, पर मुझे यह मालूम होना चाहिए कि यह लाट कब और कहाँ बनी थी। इस लाट के लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था। सब हुक्कामों ने एक दूसरे की तरफ ताका। एक की नज़र ने दूसरे से कहा कि यह बताने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। खैर, मसला हल हुआ। एक क्लर्क को फोन किया गया और इस बात की पूरी छानबीन करने का काम सौंप दिया गया। पुरातत्व विभाग की फाइलों के पेट चीरे गए पर कुछ भी पता नहीं चला। क्लर्क ने लौटकर कमेटी के सामने कांपते हुए बयान किया, सर, मेरी खता माफ हो, फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी हैं। कामों के चेहरों पर उदासी के बादल छा गए। एक खास कमेटी बनाई गई और जिसके जिम्मे यह काम दे दिया गया कि जैसे भी हो यह काम होना है और इस नाक का दारोमदार आप पर है। आखिर मूर्तिकार को फिर बुलाया गया। उसने मसला हल कर दिया। वह बोला, पत्थर की किस्म का ठीक पता नहीं चला तो परेशान मत होइए, मैं हिंदुस्तान के हर पहाड़ पर जाऊंगा और ऐसा ही पत्थर खोज कर लाऊंगा। कमेटी के सदस्यों की जान में जान आई। सभापति ने चलते चलते गर्व से कहा, ऐसी क्या चीज़ है जो हिंदुस्तान में मिलती नहीं। हर चीज़ हर देश के गर्भ में छिपी है। जरूरत खोज करने की है। खोज करने के लिए मेहनत करनी होगी। इस मेहनत का फल हमें मिलेगा। आने वाला ज़माना खुशहाल होगा। यह छोटा सा भाषण फौरन अखबारों में छप गया। मूर्तिकार हिंदुस्तान के पहाड़ी प्रदेशों और पत्थरों की खानों के दौरे पर निकल पड़ा। कुछ दिन बाद वह हताश लौटा। उसके चेहरे पर लानत बरस रही थी। उसने सिर लटकाकर खबर दी, हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा खोज डाला पर इस किस्म का पत्थर कहीं नहीं मिला। यह पत्थर विदेशी है। सभापति ने तैश में आकर कहा, लानत है आपकी अक्ल पर। विदेशियों की सारी चीज़ें हम अपना चुके हैं, दिल, दिमाग और तौर तरीके और रहन सहन। जब हिंदुस्तान में बाल डांस तक मिल जाता है तो पत्थर क्यों नहीं मिल सकता। मूर्तिकार चुप खड़ा था। सहपा उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, एक बात मैं कहना चाहूँगा, लेकिन इस शर्त पर कि यह बात अखबार वालों तक न पहुँचे। सभापति की आंखों में भी चमक आई। चपरासी को हुक्म हुआ और कमरे के सब दरवाजे बंद कर दिए गए। तब मूर्तिकार ने कहा, देश में अपने नेताओं की मूर्तियां भी हैं। अगर इजाज़त हो और आप लोग ठीक समझें तो मेरा मतलब है तो जिसकी नाक इस लाट पर ठीक बैठे उसे उतार लाया जाए। सबने सबकी तरफ देखा। सबकी आंखों में एक क्षण की बदहवासी के बाद खुशी तैरने लगी। सभापति ने धीमे से कहा, लेकिन बड़ी होशियारी से, और मूर्तिकार फिर देश दौरे पर निकल पड़ा। जॉर्ज पंचम की खोई हुई नाक का नाप उसके पास था। दिल्ली से वह बम्बई पहुंचा। दादा भाई नौरोजी, गोखले, तिलक, शिवाजी, कांवसजी, जहांगीर, सबकी नाकें उसने टटोली, नापी और गुजरात की ओर भागा। गांधी जी, सरदार पटेल, विट्ठल भाई पटेल, महादेव देसाई की मूर्तियों को परखा और बंगाल की ओर चला। गुरुदेव, रविन्द्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, राजा राम मोहन राय आदि को भी देखा। नाप जोख की और बिहार की तरफ चला। बिहार होता हुआ उत्तर प्रदेश की ओर आया। चंद्रशेखर आजाद, बिस्मिल, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय की लाटों के पास गया। घबराहट में मद्रास भी पहुंचा। सत्यमूर्ति को भी देखा और मैसूर, केरल आदि सभी प्रदेशों का दौरा करता हुआ पंजाब पहुंचा। लाला लाजपत राय और भगत सिंह की लाटों से भी सामना हुआ। आखिर दिल्ली पहुंचा और उसने अपनी मुश्किल
बयान की। पूरे हिंदुस्तान की परिक्रमा कर आया, सब मूर्तियां देख आया, सबकी नाकों का नाप लिया, पर जॉर्ज पंचम की इस नाक से सब बड़ी निकली। ठीक है, सुनकर सब हताश हो गए और झुंझलाने लगे। मूर्तिकार ने ढाढ़स बांधते हुए आगे कहा, सुना है कि बिहार सेक्रेटेरिएट के सामने सन 42 में शहीद होने वाले बच्चों की मूर्तियां स्थापित हैं। शायद बच्चों की नाक ही फिट बैठ जाए। यह सोचकर वहां भी पहुंचा, पर उन बच्चों की नाकें भी इससे कहीं बड़ी बैठती हैं। अब बताइए मैं क्या करूं। राजधानी में सब तैयारियां थीं। जॉर्ज पंचम की लाट को मल मल कर नहलाया गया था, रोगन लगाया गया था, सब कुछ हो चुका था, सिर्फ नाक नहीं थी। बात फिर बड़े हुक्कामों तक पहुंची। बड़ी खलबली मची। अगर जॉर्ज पंचम के नाक न लग पाई तो फिर रानी का स्वागत करने का मतलब यह तो अपनी नाक कटाने वाली बात हुई। लेकिन मूर्तिकार पैसे से लाचार था, यानी हार मानने वाला कलाकार नहीं था। एक हैरत अंगेज ख्याल उसके दिमाग में कौंधा और उसने पहली शर्त दोहराई। जिस कमरे में कमेटी बैठी हुई उसके दरवाजे फिर बंद हुए और मूर्तिकार ने अपनी नई योजना पेश की। चूंकि नाक लगना एकदम जरूरी है, इसलिए मेरी राय है कि 40 करोड़ में से कोई एक जिंदा नाक काट कर लगा दी जाए। बात के साथ ही सन्नाटा छा गया। कुछ मिनटों की खामोशी के बाद सभापति ने सबकी तरफ देखा। सबको परेशान देखकर मूर्तिकार कुछ अचकचाया और धीरे से बोला, आप लोग क्यों घबराते हैं? यह काम मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। नाक चुनना मेरा काम है, आपकी सिर्फ इजाज़त चाहिए। खाना पूसी हुई और मूर्तिकार को इजाज़त दे दी गई। अखबारों में सिर्फ इतना छापा कि नाक का मसला हल हो। इंडिया गेट के पास वाली जॉर्ज पंचम की लाट के नाक लग गया है और राजपथ पर रही है। नाक लगने से पहले फिर हथियारबंद पहरेदार की तैनाती हुई। मूर्ति के आसपास का तालाब सुखाकर साफ किया गया, उसकी रवाब निकाली गई और ताज़ा पानी डाला गया ताकि जो जिंदा नाक लगाई जाने वाली थी वह सूखने न पाए। इस बात की खबर जनता को नहीं थी। यह सब तैयारियां भीतर भीतर चल रही थी। रानी के आने का दिन नज़दीक आता जा रहा था। मूर्तिकार खुद अपने बताए हल से परेशान था। जिंदा नाक लगाने के लिए उसने कमेटी वालों से कुछ और मदद मांगी, वह उसे दी गई, लेकिन इस हिदायत के साथ कि एक खास दिन हर हालत में नाक लग जानी चाहिए। और वह दिन आया, जॉर्ज पंचम के नाक लग गई। ठीक है, सब अखबारों ने खबरें छापों की जॉर्ज पंचम की जिंदा नाक लगाई गई, यानी ऐसी नाक जो कतई पत्थर की नहीं लगती। लेकिन उस दिन के अखबारों में एक बात गौर करने की थी। उस दिन देश में कहीं भी किसी उद्घाटन की खबर नहीं थी। किसी ने कोई फीता नहीं काटा था, कोई सार्वजनिक सभा नहीं हुई थी, कहीं भी किसी का अभिनंदन नहीं हुआ था, कोई मानपत्र भेंट करने की नौबत नहीं आई थी, किसी हवाई अड्डे या स्टेशन पर स्वागत समारोह नहीं हुआ था, किसी का ताज़ा चित्र नहीं छपा था। सब अखबार खाली थे। पता नहीं ऐसा क्यों हुआ था। नाक तो सिर्फ एक चाहिए थी और वह भी बुद्ध के लिए। तो साथियों, ये था पूरी कहानी जॉर्ज पंचम की नाक के बारे में। कमेश्वर जी ने पूरा डिटेल्स में कहानी को लिखा है, कैसे क्या है। तो कहानी को आप लोग एक बार, दो बार, तीन बार पढ़ेंगे तो कहानी आपको एकदम पूरा समझ में आ जाएगी कि कहानी में है क्या, किस लिए इतना परेशानी हो रही थी जॉर्ज पंचम की नाक लगाने के लिए। तो सारी चीज़ें आप जान पाएंगे अगर कहानी को दो बार, तीन बार पढ़ते हैं। ठीक है, तो साथियों, आशा करते हैं कहानी आप लोग अच्छे से पढ़े होंगे और उम्मीद है कि आप लोग पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न को। पहला प्रश्न है साथियों, दिल्ली में फौरन हाजिर होने का हुक्म किसे दिया गया? मूर्तिकार को, लोहार को, हलवाई को या फिर चित्रकार को? तो किसको दिया गया साथियों? दिल्ली में फौरन हाजिर होने का हुक्म मूर्तिकार को दिया गया साथियों, क्योंकि जॉर्ज पंचम की नाक लगानी थी। लोगों ने अंग्रेजों की लाटों को कहाँ पहुँचाया? गंगा में, जमुना में, नहर में, अजायब घर में। तो लोगों ने अंग्रेजों की लाटों को साथियों अजायब घर में पहुँचाया। ठीक है। नाक किसका द्योतक होती है साथियों? प्रतिष्ठा का, गुलामी की मानसिकता की, आज़ादी की, स्वतंत्रता की। तो साथियों, जो नाक होता है वो गुलामी की मानसिकता की द्योतक होती है। ठीक है। अगला प्रश्न है, रानी के सूट पर कितना खर्च आया था साथियों? 100 पाउंड, 200 पाउंड, 400 पाउंड, 500 पाउंड। तो रानी के सूट पर कितना खर्च आया था?
तो साथियों 400 पाउंड का खर्च आया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, रानी एलिजाबेथ के दर्जी की परेशानी का क्या कारण था? उसे रानी के कद के अनुसार कपड़ा नहीं मिल पा रहा था, सारे कपड़े उसे फीके लग रहे थे, उसे कपड़े का रंग पसंद नहीं आ रहा था, वह समझ नहीं पा रहा था कि रानी कौन सा सूट कब पहनेंगी। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो साथियों वह समझ नहीं पा रहा था कि रानी कौन सा सूट कब पहनेंगी। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर होगा वो आपका डी होगा। अगला प्रश्न है, इमारतों ने किस प्रकार श्रृंगार किया? नाजनीनों की तरह, नवविवाहितों की तरह, तमाशों वालों की तरह, महिलाओं की तरह। तो इमारतों ने किस प्रकार श्रृंगार किया साथियों? तो नाजनीनों की तरह इमारतों ने श्रृंगार किया। अगला प्रश्न है, जॉर्ज पंचम की नाक को लेकर सरकारी तंत्र की बदहवासी उनकी किस मानसिकता को दर्शाती है? गुलामी की मानसिकता, जुगाड़ की मानसिकता, उनके व्यक्तित्व को, आज़ादी की मानसिकता, किसको दर्शाती है साथियों? तो गुलामी की मानसिकता को दर्शाती है जॉर्ज पंचम की नाक को लेकर सरकारी तंत्र की बदहवासी। ठीक है, अगला प्रश्न है साथियों, मूर्ति के आसपास के तालाब में पानी क्यों भरा गया? ताकि नाक दूर से स्पष्ट रूप से ना दिखाई दे, ताकि कोई नाक तक ना पहुंच सके, ताकि नाक ना सूख जाए, ताकि नाक आसानी से चिपकी रहे। तो क्या कारण था मूर्ति के आसपास के तालाब में पानी भरा जाना? क्यों भरा गया? बताइए साथियों। तो साथियों ताकि नाक ना सूख पाए, सूखे ना, इसलिए मूर्ति के आसपास के तालाब में पानी भरा गया। ठीक है, अगला प्रश्न है, अखबारों में क्या खबर छपी? नाक पहले की तुलना में ज़्यादा अच्छी है, रानी का आगमन टल गया है, नाक का मसला हल हो गया है, नाक ज़्यादा ऊपर उठ गई है। तो क्या खबर छपी थी अखबार में? तो साथियों नाक का जो मसला है वो हल हो गया है। ठीक है, यही छपा था। और अगला प्रश्न है, किन फाइलों की छानबीन की गई? पुरातत्व विभाग की, रक्षा मंत्रालय की, स्वास्थ्य विभाग की, या फिर गृह मंत्रालय की? तो साथियों किन फाइलों की छानबीन हुई? तो पुरातत्व विभाग की फाइलों की छानबीन हुई। ठीक है, बिहार में सेक्रेटरी पर झंडा फहराने को लेकर बच्चे कब शहीद हुए थे? सन 1932 में, सन 1934 में, सन 1936 में, सन 1938 में। तो बिहार में सेक्रेटेरिएट पर झंडा फहराने को लेकर बच्चे कब शहीद हुए थे साथियों? तो साथियों 1932 में। ठीक है, सन 1932 में बच्चे शहीद हुए थे। और अगला प्रश्न है, अंत में मूर्तिकार ने कैसी नाक लगाने का सुझाव दिया? पत्थर की नाक, लकड़ी की नाक, मिट्टी की नाक, या फिर जिंदा नाक? तो साथियों अंत में मूर्तिकार ने जिंदा नाक लगाने का सुझाव दिया। ठीक है, और अगला प्रश्न है, जॉर्ज पंचम की नाक व्यंग में कब की घटना का उल्लेख है? इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ के भारत आगमन की, वारेन हेस्टिंग्स के समय की, साइमन कमीशन के भारत आने के समय की, सन 1947 की? तो बताइए जॉर्ज पंचम की नाक व्यंग में कब की घटना का उल्लेख है साथियों? तो साथियों इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ के भारत आगमन की घटना का उल्लेख है। ठीक है, और अगला प्रश्न है साथियों, और आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न है, मूर्तिकार ने हिंदुस्तान में पत्थर ना मिलने के कारण क्या बताया? पत्थर विदेशी हैं, उस तरह का पत्थर अब खत्म हो चुका है, पत्थर तक पहुंचना असंभव है, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए क्या हो सकता है इसका आंसर? अब आप लोग कहानी को पढ़े होंगे, आशा है आप लोग अच्छे से पढ़े होंगे। तो साथियों ये क्वेश्चन HW में जाता है, आप लोग इसका आंसर कमेंट में करिएगा, क्वेश्चन नंबर डालिएगा, क्वेश्चन नंबर 14 का A या B या फिर C या फिर D। तो इस तरीके से इसका आंसर दीजिएगा। तो साथियों कैसी लगी वीडियो?
अगर वीडियो पसंद आई है तो आप लोग एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा साथियों, और अपने साथियों तक शेयर जरूर करेगा। तो साथियों तब तक मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।